गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांतों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने जो सबसे पहला जो सिद्धांत पढ़ा था उसमें माल्थस की थ्योरी थी, और माल्थस की जो थ्योरी थी वो पूंजीवाद पर यानी आधारित थी। वो दूसरा जो सिद्धांत आता है वो मार्क्सवाद का आता है। मार्क्सवाद का सिद्धांत किस पे आधारित था? तो उत्तर क्या होगा आपका? साम्यवाद पर आधारित था ये। ठीक, और दोनों ही थ्योरी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, विरोधाभासी है। वो मार्क्सवाद कहता है कि पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाए, जनसंख्या वृद्धि दर अपने आप रुक जाएगी। ठीक, और यही दौर चलता रहता है। फिर अचानक क्या होगा कि 1930 के आसपास फिर क्या होगा कि एक नया वहां पर आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो 1929 ईस्वी में नोटेस्टीन महोदय आएंगे। 1929 में और वहां से फिर एक सिद्धांत आपका आएगा, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। और इसी समय दूसरे आते हैं थॉमसन महोदय। थॉमसन, तो इन दोनों का जो प्रयास होता है, यहां से आपका ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की थ्योरी देखने को मिलेगी आपको। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। अब बात आती है कि इनमें से ये सिद्धांत दिया किसने था। तो अगर दोनों का नाम अगर आ जाए, अगर किसी एक को चूज करना है, तो स्टार्टिंग क्या करेंगे आप लोग? थॉमसन को लगाएंगे। उसमें आप लोग किसको लगाना है? थॉमसन को लगाना है, क्योंकि स्टार्टिंग आपका यही किया था थॉमसन। 1929 में थॉमसन ने क्या किया कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की यानी अवस्थाओं की बातें किया है ये। और नोटेस्टीन है इसके बाद की बात आते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तब उन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया था। 1945 में इनकी भी यानी सिद्धांत आ जाता है। तो दो लोगों का इसमें योगदान आता है, एक आपका थॉमसन, दूसरे के होंगे आपके नोटेस्टीन। दो लोगों का मुख्य रूप से रहेगा ये। ठीक, दोनों अगर नाम आए तो दोनों को सही करना है, और दोनों में से किसी एक को चूज करना रहेगा तो किसको करेंगे आप लोग? थॉमसन। यानी स्टार्टिंग कौन किया है? थॉमसन ने किया था ये। ठीक, ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत देखिए क्या दर्शाता है कि एक हमारा जो परंपरागत समाज है, एक हमारा है परंपरागत समाज। परंपरागत समाज की बात करें तो हम लोग ले सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र अपना, या ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है जहां की अधिकांश जनसंख्या कैसी है? अशिक्षित है। या ये कह सकते हैं यहाँ की जो सब मैक्सिमम आबादी है उनकी अर्थव्यवस्था का आय का साधन क्या है? खेती, खेतीहर ये है। और दूसरी तरफ है एक आपका आधुनिक समाज है। आधुनिक समाज। आधुनिक समाज की बात करें तो यहां पर क्या है कि जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, या ये कह सकते हैं यहां की जो मैक्सिमम आबादी कैसी है? शिक्षित है ये। या ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या है? आपके औद्योगिक क्षेत्र में और
सर्विस क्षेत्र में संलग्न है ये। तो एक समाज जो हमारा है परंपरागत समाज वो, और दूसरा समाज है जो हमारा आधुनिक समाज है वो। इन दोनों के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र पाया जाएगा, उन्हीं संक्रमण क्षेत्र को इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का नाम दिया गया था ये। यानी ये कह सकते हैं कि ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की जो अवस्थाओं की बात की गई है, शुरुआत में 3 अवस्थाएं की बात की गई थी, बाद में है 4 अवस्थाएं हैं, और फिर अंत में जो कैनिन महोदय आते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कैनिन महोदय, उन्होंने क्या है 5वीं अवस्था की बात की थी। तो भूगोलवेताओं में 3 का नाम इसमें याद में रखना है। सबसे पहले कौन आएंगे तो उत्तर क्या होगा, थॉमसन महोदय। फिर कौन आते हैं तो उत्तर क्या होगा, नोटेस्टीन महोदय आते हैं, और लास्ट में कौन आएंगे आपके, कैनिन महोदय आते हैं। ठीक, 3 भूगोलवेताओं को जो कि इस सिद्धांत से रिलेटेड है, आपको करना है ये। परंपरागत समाज की बात करें तो ये आपका देखिए क्या है, प्रथम अवस्था के बारे में बताता है ये। इसके बारे में बता रहा है प्रथम अवस्था। और ये वाला है जो कि कैनिन महोदय का आपकी 5वीं अवस्था ये। अब जो बीच में आपका जो प्रथम अवस्था से कैसे वो समाज 5वीं अवस्था में कैसे पहुंच रहा है, जिसके अंतर्गत आपका दूसरी, तीसरी और चौथी ये सब अवस्थाएं पाई जाती हैं, इन्हीं को कहा जाता है संक्रमण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, कि एक अवस्था से कैसे वो 5वीं अवस्था में पहुंच रहा है, तो जिन जिन गतिविधियों के द्वारा पहुंचता है वही क्या हो जाता है, उसका संक्रमण यानी क्षेत्र पाया जाता है। यानी इन अवस्थाओं में देखिए क्या होगा कि शुरुआती दौर में यहाँ पे परंपरागत के भी लक्षण आपको दिखाई देंगे, और धीरे धीरे यही परंपरागत किसमें आ जाएगा, अर्बन में कन्वर्ट होता रहेगा। चौथी अवस्था में क्या होगा, अर्बन का अस्तित्व ज्यादा रहेगा और ग्रामीण का अस्तित्व क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा ये। इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत यानी कहा जाता है ये सिद्धांत देखिए हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है कि एक समाज है जो कि निम्न जीडीपी से कैसे उच्च जीडीपी में कन्वर्ट होता है, या दूसरी शब्दों में कहते हैं आसान कि एक समाज है जो कि गरीबी अवस्था में है वो, और दूसरा समाज है अमीर की अवस्था में है वो, कि कैसे वहां पे वो कन्वर्ट होगा ये। या ये कह सकते हैं कि एक जगह का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट है बहुत ही लो है, और दूसरे का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट है वो कैसा है, बहुत ही उच्च है ये। दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, उन्हीं संक्रमण क्षेत्र का अध्ययन करना हमारा मूल उद्देश्य रहेगा ये। ठीक, तो ये तो इसका यानी एक मूलभूत पहलू हो गया कि ये सिद्धांत यानी कैसे क्या क्या दर्शा रहा है ये। या और इसी को क्लियर करें हम लोग कि परंपरागत जो समाज है वो, तो यहां पर देखिए क्या होगा, डेथ रेट क्या होता है, बहुत ही हाई रहेगा। बर्थ रेट भी क्या होगा, बहुत ही हाई रहेगा। और इसका परिणाम क्या होगा, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ही कम रहता है। डेथ रेट हाई, बर्थ रेट हाई, और ग्रोथ रेट क्या होगा, कम। और वहीं पर देखा जाए 5वीं अवस्था में देखें तो डेथ रेट क्या हो जाता है आपका, ये कम हो जाता है। बर्थ रेट क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका कम हो जाएगा। और वहीं पर क्या होगा, ग्रोथ रेट होगा आपका वो उच्च यानी रहता है। तो इस प्रकार इन्हीं के बीच का ये अंतर संबंध का यानी ये अध्ययन करना यानी इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य होता है ये। तो इन्हीं से रिलेटेड एक ऐसे आप खागा ऐसे बना लीजिएगा, और इन्हीं का पूरा अध्ययन करना ही इसका मूल उद्देश्य है ये।
तो हाँ, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है आज का मूल विषय है, जो कि 1929 से ईस्वी में इस सिद्धांत का स्टार्टिंग किया गया था। और स्टार्टिंग करने वाले कौन थे? सबसे पहले थॉमसन ने किया था ये। थॉमसन इसके प्रतिपादक के रूप में है। और जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद नोटेस्टिन भूगोलवेत्ता का नाम है ये, ठीक। हाँ, इनका भूगोलवेत्ता का नाम है, पूरा नाम था इनका FW नोटेस्टिन। FW नोटेस्टिन था और इनका जो पूरा नाम था WM थॉमसन। WM थॉमसन दो भूगोलवेत्ता हैं। तो इन्हीं में से देखा जाए कि WM थॉमसन ने इस थ्योरी को कब दिया था? 1929 में दिया है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो इसी को दूसरा के रूप में देखने वाले कौन थे? FW नोटेस्टिन ने इसको 1945 में इसी को प्रस्तुत किया है। और फिर एक सिद्धांत में दो लोग भी हैं। और फिर इसी में आगे चल करके कैनिन महोदय हैं, इसी की 5वीं अवस्था की बात करते हैं। शुरुआत में इसकी 3 अवस्थाएं थी, फिर इसमें 4 जुड़ी है और अंत में कैनिन महोदय ने इसी में किसे जोड़ दिया? ये 5वीं अवस्थाओं में इसको कन्वर्ट किया था। ये दोनों 1919 से है, 1919 से है, 1929 में दोनों है। थॉमसन का 1929 में है, नोटेस्टिन का 1945 में। तो ये सिद्धांत का देखिए मूल उद्देश्य क्या है कि जो हाई डेथ रेट है, उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर है, जो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता आपका निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इन्हीं का अध्ययन करना ही इसका मूल उद्देश्य रहेगा। ये या और इसका देखिए बढ़िया से बता सकते हैं हम लोग कि ये सिद्धांत है जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक विकास के मध्य जो अंतर संबंध है, उन्हीं अंतर संबंधों को पूरा का पूरा ये आपको बताएगा। ये चलिए, तो इतना पॉइंट इसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत लिखिएगा। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1929 में FW नोटेस्टिन 1929 में WM थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने यह सिद्धांत यूरोप, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के देशों के संदर्भ में
दिया। आगे चलकर एफ.डब्ल्यू. नोटेस्टीन ने 1945 में पुनः जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को विकसित किया। प्रारंभ में नोटेस्टीन केवल 3 अवस्थाओं की बात करते हैं। तीन अवस्थाओं की बात करते हैं। आगे चलकर एड्रिड केनिन ने इस सिद्धांत में 5वीं अवस्था को भी जोड़ दिया था। 5वीं अवस्था को भी जोड़ दिया था। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत मूल रूप से परंपरागत समाज और आधुनिक समाज के मध्य अंतःसंबंध को दर्शाता है। अर्थात कैसे एक परंपरागत समाज जो ग्रामीण क्षेत्र अशिक्षित तथा खेतिहर अवस्था में होती है, वह विकास करके आधुनिक समाज के प्रमुख लक्षण नगरीय क्षेत्र, शिक्षित, औद्योगिक व सर्विस में पहुंच जाती है।
वे पहुंच जाती हैं, उसी के मध्य अंतः संबंध को दर्शाती है। जिसे निम्न फ्लो चार्ट के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। ये फ्लो चार्ट ऐसे बना लीजिएगा इसको यहीं पे। इधर वाला प्रथम अवस्था, इधर वाला सब क्या है? दूसरी अवस्था, पांचवी अवस्था? पांचवी अवस्था है वो। सर ये बॉक्स के अंदर वाले बनाना है पूरा आउट? हाँ, बॉक्स के अंदर का ही पूरा है। तो इस प्रकार देखें, जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है शुरुआत में जो दिया गया था थॉमसन के द्वारा, वो केवल 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है। और इसी को हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे, यानी वो 3 अवस्थाएं किस तरह से थी। इधर आपका समय है और इधर आपका है दर, यानी वो दिया गया है। तो ये आपके हो जाएगी ये प्रथम अवस्था, फर्स्ट स्टेज। इधर है ये सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज की बात आती है। दर है, यहां से देखते हम लोग 5 10 15 20 25 30 35। अब इन्हीं में से एक ग्राफ है जो कि हम लोग बर्थ रेट की बनाएंगे हम लोग, ठीक ना। तो बर्थ रेट शुरुआती अवस्था की जो बात करते हैं वो कितना आपका 35 प्रति हजार है। वो इसी के आसपास यानी ये फ्लक्चुएट होता रहता है। ये इस प्रकार आपका है, ये 35 प्रति हजार। तो इसमें जो ब्लैक वाला है ये किसको आपको दर्शा रहा है? ये बर्थ रेट है। ये लगभग कितना रहता आपका? ये 35 प्रति
1000, यानी 1000 व्यक्तियों में से कितने हुए? 35 यानी क्या हो रहा है? बच्चे वहां पे जन्म लेते हैं। तो ये आपको ये प्रथम अवस्था के बारे में शो करता है ये। और इसी में देखा जाए दूसरा आपका जो है रेड कलर से जो शो करते हैं हम लोग, ये क्या है? आपको डेथ रेट को दर्शाएगा, वो मृत्यु दर को। यानी इसको शो कर रहा है ये। जो रेड वाला आपका है ये डेथ रेट। ए भी क्या रहेगा आपका? उच्च ही बना रहता है। ए भी लगभग आपका वही 30-35 के बीच में आपका ये फ्लक्चुएट करता रहेगा आपका ये। तो इसका परिणाम देखिए क्या होगा कि जनसंख्या में जो ग्रोथ रेट होगा वो कैसा रहेगा? आपका स्थिर रहेगा वो। पॉपुलेशन है ग्रोथ रेट क्या रहेगा आपका? वो स्थिर रहता है, यानी उसमें कोई वृद्धि की यानी कोई दिखाई आपको नहीं देगा ये। फिर बात आती है ये कहां पर पाई जाती थी, है ना? ये अवस्था किस स्थान पर पाई जाती है? आज वर्तमान की अगर हम लोग तुलना करें कि ये जो अफ्रीका के जो कई देश हैं, उन अफ्रीका के देशों में ज्यादातर देखने को मिलेगी आपकी जो भूमध्य रेखा वाले जो क्षेत्र होते हैं ये, जैसे सोमालिया हो गया आपका, कांगो वाला जो क्षेत्र हो गया आपका, केन्या हो गया, युगांडा हो गया, रवांडा, है ना? ये सब यानी क्षेत्रों में क्या होगा कि आज भी क्या है ये प्रथम अवस्था से ही यानी ये गुजर रहे हैं ये। घाना, या ये कह सकते हैं संक्षेप में एक लाइन में अगर देखा जाए, ऐसे देश जहां पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है, सीधे एक शब्द में अगर कहें, है ना, कि ये अवस्था कहां पर होगा कि ऐसे देश जहां पर औद्योगिक क्रांति के पूर्व की जो अवस्था होती है वो क्या होगा आपका? ये फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत यानी आपका सरवाइव करेगा ये, है ना? तो आज भी ऐसे देश या भारत के वो राज्य जहां पर औद्योगिक क्रांति अभी भी नहीं पाई जा रही है ना, तो उस क्षेत्रों में क्या होगा आपका कि ये अभी भी उसी अवस्था में आप कैसे पाई जाएगी। अब ये कौन से हो सकते हैं आपके? पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र जहां पे अभी भी आज भी देखा जाए औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाई है, तो वहां पे आपके ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो मुख्य रूप से जो विशेष लक्षण आपको देखिए क्या नजर आया है कि ये समाज आज भी कैसा है आपका? ग्रामीण में ही है आपका ये। यानी यहां पर 80-90% आज भी कैसा आपका ये ग्रामीण क्षेत्र में ही यानी निवास कर रहे हैं ये। शिक्षा कैसी है यहाँ की? बहुत ही लो पाई जाएगी आपके, अशिक्षित समाज पाया जाएगा यहाँ का ये। और इनके जो वर्कआउट होंगे वो कब किस पर होंगे? शिकार या खेत पर यानी डिपेंड होंगे।
और कृषि की अवस्था को देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए हमारा जो समाज है द्वितीय अवस्था में जब प्रवेश करेगा तो इसमें क्या होगा, चिकित्सा के संदर्भ में काफी सुधार देखने को मिलेगा। यानी इस अवस्था में क्या होगा, चिकित्सा में सुधार होगा। ये मतलब क्या है कि बहुत से जो माताएं थी या जो बच्चे थे जो प्रसव की वजह से क्या, प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी डेथ रेट बढ़ जाती थी, तो इसे बहुत तेजी से क्या होगा, वो सुधार होगा। या ऐसे कह सकते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनका सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत इलाज नहीं हो पाता था प्राइमरी स्तर पर, उनको क्या होगा, ये सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो इस प्रकार या ये कह सकते हैं कि ऐसे गांव जहां पर कोई महामारी आ जाती थी तो उस महामारी में क्या होगा, चिकित्सा के यानी प्रयास के द्वारा वहां के डेथ रेट को क्या कर देते हैं हम लोग, कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग। तो ये सारी विशेषताएं आपको चिकित्सा सुधार में यानी सेकंड स्टेज में आपको देखने को मिलेगी। अब इसका परिणाम क्या होता है, ये कि हमारा जो डेथ रेट होता है, ये रेड वाली जो ग्राफ होगी ये बहुत तेजी से यानी खिस्सा कर करके नीचे आ जाएगी। मतलब ज्यादातर आपको भारत के केस में देखा जाए लगभग तीसरी या चौथी अवस्था के बीच में होता है। अगर भारत की बात करें हम लोग तो 1900 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1920 ईस्वी जो था वो आपका प्रथम स्टेज को शो करेगा। 40-50 वाला जो होगा आपका वो सेकंड स्टेज की बात आती है। वो अभी एग्जांपल भी लेंगे हम लोग भारत के संदर्भ में इसकी जनसंख्या ग्रोथ रेट से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा कि बहुत तेजी से आपका क्या हो रहा है कि डेथ रेट में आपका बहुत तेजी से गिरावट आपका बन जाता है ये। और लेकिन जो बर्थ रेट है वो क्या है आपका, वो उसमें गिरावट नहीं दर्ज की जाएगी। डेथ रेट क्या होगा, वो आपका बना ही रहेगा। अभी जो गैपिंग आपका शो कर रहा है यही आपका है जनसंख्या ग्रोथ रेट, यानी डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच का जो अंतर होता है उसी अंतर को यानी आपका जनसंख्या ग्रोथ रेट को दर्शा रहा है। यानी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही कम आपको स्थान मिल रहा है, तो बहुत ही कम ग्रोथ रेट हो रहा था, यहाँ पर क्या है बहुत ही ज्यादा। तो इस प्रकार यही क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को यानी दर्शाता है ये। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा रहेगा आपका, बहुत ही ऊंची चला जाता है। तो ये आपका है, ये द्वितीय स्टेज की बात करते हैं। भारत है 1940-45 के आसपास, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास, वो क्या है इसी अवस्था में यानी ये पहुंच गया था ये। अभी कुछ में दादी वाली थी सब कहते थे मतलब कि 10 बच्चे जिसमें से 8-9 मर जाते थे। सही बात है ना। और अपने हम खुद बता रहे हैं हमारे खानदान में ही दादा है ना कि 4 लड़के थे और बेटियां थी उनकी कई थे, और फिर पता नहीं कितने लोग हैं मर गए थे। हाँ 8-8, 10-10, हाँ 1, 2, 3 ऐसे बचते थे। इसीलिए लोग माता पिता को जन्म, बच्चों के जन्म के बारे में नहीं पता किस दिन कौन पैदा हुआ था, कौन महीना, कुछ नहीं पता। हाई स्कूल में जो दिए बस वही चल गया है। आज हमारे मम्मी को नहीं पता है, बस हम लोग तो लिखवा दें वही उनका जन्म बस तुलना है ना। तो नानी पूछे भी कि नानी बताओ, तो नानी कहती कि हमारे 16 बच्चे में खाली 7 जिंदा थे। हाँ ये हालात है ना, 7 बच्चे तो जिंदा थे। किसका यार ऐसा शिक्षा भी नहीं करी लोग पढ़ लिख लगते। तो जो पहले राजा महाराजा भी हुआ करते थे उनके साथ भी ये कंडीशन थी
मुगल काल में अगर देखा जाए तो आपका जो जहांगीर हो गए, तो बताया जाता है कि जो मुमताज थी जिनके यादगार में ताजमहल, तो वो हर साल ही कहीं ना कहीं क्या एक एक बच्चे को जन्म ही देती थी। यानी वो क्या है कि कभी महल से बाहर ही नहीं निकलती थी, बस उसका उद्देश्य यही था ये। तो ये हालात थे, यानी इस दौर से यानी हम लोग गुजरे थे वो, कि चिकित्सा में काफी तेजी से सुधार हुआ, और जिस वजह से क्या हो रहा है ये गैपिंग यानी काफी ज्यादा दिखाई दिया, और यही गैपिंग क्या हो रहा है जनसंख्या विस्फोट की तरफ यानी ये अग्रसर होना शुरुआत हुआ। ये जो तीसरा स्टेज है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें लोग क्या हो जाते हैं, जागरूक होना शुरू होते हैं। यहां पर ये लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक होकर के इन्होंने परिवार कल्याण से रिलेटेड जो नियोजन कार्यक्रम है उसको यानी यहां पर अपनाते हैं। जैसे परिवार नियोजन, भारत की बात करें हम लोग तो जो शारदा एक्ट था जो आया है वो कहीं ना कहीं इसी अवस्था के संदर्भ में आया था। वो शारदा एक्ट नाम सुना हो आप लोगों ने? किससे रिलेटेड था शारदा एक्ट? हाँ, बाल विवाह की बात आई थी, बाल विवाह पर रोक देना, एज को बढ़ा देना, यानी वहां पे भाई हाँ इसीलिए था ना सब चीजें, भाई लोगों को जानकारी होती नहीं थी। और तो लोग एक क्या है कि जैसे अगर ऑपोजिशन भी नहीं कर सकते थे, एक दास्ता गुलामी के रूप में वो बन जाते थे। उनको ये लग जाता था कि बस हमारा जीवन किस लिए है, बस यही है कि बच्चों को जन्म देना है और कुछ नहीं है। भाई जो छोटी कम उम्र के बच्चों को, जो टीन एज के बच्चे होते हैं 15 साल 16 साल, उनके अंदर समझ होती नहीं, ठीक। और दूसरा है प्रकृति उनको क्या है कि उनका जो हार्मोन्स होता है इतना ज्यादा हाई लेवल का होता है, तो ना समझ होने की वजह से, और वो क्या है कि बस उसी में यानी वो संलग्न हो जाते हैं। हमको तो लगता है जो गवर्नर सिस्टम इसीलिए था उस समय, 12 साल में शादी देता था, फिर 5 साल 6 साल 8 साल बाद गौना कर दिया जाता था। ये सब चीजें इसीलिए डेवलप किया गया था ये। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, जो तीसरी अवस्था जो है ना, थॉमसन जो बता रहे हैं आपकी, ये तीसरी अवस्था, ये क्या हो रहा है कि परिवार नियोजन की बात आती है। तो इस अवस्था में अगर भारत की बात करें तो इंदिरा गांधी ने जो जनसंख्या से रिलेटेड जो कार्यक्रम चलाए थे, जनसंख्या की जो नीतियां लागू की थी, वो नीतियों को यानी यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं सबके सब, क्योंकि 1971 का वो दौर है जहां पर क्या हुआ कि सबसे ज्यादा हाई लेवल बर्थ रेट की बात करते हैं हम लोग, 24 के आसपास, 24 प्रति हजार चलता है वो, ठीक। तो यहां पर जो भारत की सरकार है, नसबंदी कार्यक्रम बहुत तेजी से चलाया था। नसबंदी कार्यक्रम काफी तेजी से चलाया गया था, यहां तक कि ये चलाया गया था कि बताया जाता है कि हम लोग को दादा दादा सब बताते हैं कि वो दौर था कि बहुत से लोगों ने नसबंदी कार्यक्रम यानी लागू करके, नसबंदी करा करके अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर लिए थे। आज अगर देखा जाए कि जो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे आरक्षण मिलता है, ये देखिएगा बहुत से लोग हैं जो कि इसका लाभान्वित है। आपका 1978-77 में इसका बहुत ज्यादा लोगों ने लाभ लिया था। या ये कह सकते हैं बहुत सी जमीनें जो पट्टा की हुआ करती थी, आइए नसबंदी करवाइए, अपने नाम पट्टा की जमीन ले जाइए। नौकरियों में स्थायित्व की बात थी, ग्रोथ अगर आपको बढ़ाना है
आप नसबंदी करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं तो ठीक है, आपका प्रमोशन यानी एक पोस्ट यानी फर्स्ट क्लास से यानी सेकंड थर्ड क्लास से आपका सेकंड क्लास में आपको कर दिया जा रहा है। आपका जो वेतन है वेतन में वृद्धि कर दी जा रही है। ये सारी चीजें यानी यहाँ पर ये बहुत ज्यादा तेजी से है। सर जब मैंने सुना था तब मैं इंदिरा गांधी से मतलब बहुत ज्यादा सोचती थी कि गलत कर दी थी, लेकिन जब मैंने अपने दादाजी से पूछा तो उन्होंने बोला कुछ भी ऐसा नहीं था। नहीं है। हाँ देखिए, इंदिरा गांधी कोई गलत नहीं किया था, जो अधिकारी थे वो लालच के चक्कर में आकर किए थे वो, बीच वाले लोग है ना। जैसे कोई हाँ गलत तरीके से प्रेजेंट किए। जैसे कोई सरकारी नौकरी में है, वो बी ग्रेड पर है, तो कहते हैं कि अच्छा आप किस जिले में है, किस तहसील में है, आप इतना यानी अपने यहाँ से करवा के लाइए, इतना नसबंदी कार्यक्रम करवाइए, तुरंत अपना प्रमोशन ए ग्रेड पे करवा लीजिए। और वो जो थे प्रशासन, है ना, उन लोगों ने जबरदस्ती किया था वो अपने आप को लालच में रखने के लिए, है ना। कि हाँ कि जैसे जमीन की बात आ रही थी पट्टेदार, तो ये हुआ कि जो अपने समाज से रिलेटेड जहां पर आएगा कि जितना ज्यादा यानी अपने कार्यक्रम को चलाएगा, सफल करेगा, उसको उतनी ज्यादा जमीनें यानी प्रमोट की जाएगी। तो लोग लालच के चक्कर में जबरदस्ती यानी पकड़ पकड़ करके ले आकर के नसबंदी, कहाँ है आओ चलते हैं, टहल करके आते, खिला पिला करके ले आते थे और सीधे हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती करा देते थे। बिल्कुल एक जो मूवी बनी थी, रंग मूवी बनी, कौन सी है, अभिषेक बच्चन वाली, ये हमारा किडनी निकाल ली है। कौआ बिरयानी वाला। तो वो जो है बिल्कुल ये उस समय का बिल्कुल यथार्थ सा है ये चीज। तो ये सारे यानी कार्यक्रम इसमें चलाया गया था। ये इसी समय देखिए शारदा एक्ट भी लाया गया कि बाल विवाह से रहे उसको रोका गया, 15 साल है उसको 18 साल यानी इस तरह से बढ़ाने की बात की गई। तो इस प्रकार बाल विवाह को भी यानी यहाँ पे समाप्त किया गया। तो ये सब चीजें क्या था कि बस एक उद्देश्य था कि जनसंख्या ग्रोथ रेट जो बहुत तेजी से बढ़ रही है उसको यानी हम लोगों को क्या करना है, डाउन करना है। जो हमारा 30 के आसपास जा रहा है, 25 के आसपास जा रहा है, उसको क्या करिए, किसी तरह से कम करके ले आइए। और इसका परिणाम भी देखिए बहुत अच्छा निकला था। फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो जनसंख्या बर्थ रेट थी आपकी है बहुत ही तेजी से क्या हुआ, यहाँ पे डाउन हुआ था। यानी सर एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी थी, तो जब मैंने बोला कि इतना उन्होंने किया था, इमरजेंसी लाया था, तब फिर उन्हें तीसरी बार को मौका मिला, मतलब क्यों सबने दिखाया। हाँ तो मुस्कुरा के बोले कि जब प्रधानमंत्री सुबह सुबह रेडियो पर माफी मांग रहा हो तो कैसे ना मतलब सर इमरजेंसी को चैप्टर भी था ना शायद, तो टीचर भी वैसे ही बताते थे हाँ बहुत गलत था, बहुत गलत किया। तो गलती तो बताएंगे, अगर नहीं तो वही चीज माइंड में बन चुका था। हमारे देश में इतना भाई अब आपके घर में आग लगी है, ठीक है, तो वहां पे नैतिकता अनैतिकता उतना ज्यादा ध्यान नहीं लगी रहती। बस ये उद्देश्य रहता है कि किसी तरह से क्या करना है, उस आग को बुझाना है। और चाहे कोई पानी ही क्यों ना पी रहा हो, उसके बोतल के यानी पानी छीन करके आग बुझाना यानी मूल उद्देश्य रहता है वहां पे। जब किसी के ऊपर संकट आता है तो वो संकट का दौर याद करिए कि जब यानी देश यानी 24/1000 के ग्रोथ रेट से जा रही हो, जनसंख्या विस्फोट अपने चरमोत्कर्ष पे अब तक का विश्व का सबसे ज्यादा माना जाता है इंदिरा गांधी के फेज का वो। तो ऊपर से युद्ध अलग से सब, और ये सारी समस्याएं, तो समस्याओं को दूर करना ही हर हाल में क्या था, हम लोगों का मूल उद्देश्य था वो। और वहीं पर क्या था कि दूसरा है हमारा समाज है कि एक नारी जिसे केवल इंदिरा के नाम से सबसे बड़ा मेन था वो कि एक नारी यानी कैसे सक्सेस हो गई, एक पुरुष के जो हमेशा दबाव के अंदर में रहती थी, है ना, वो मोरारजी देसाई से कैसे इतना ज्यादा आगे कैसे निकल गई। सीनियर लीडर तो हम लोग थे, यहाँ तक कि नेहरू को यानी एडवाइस करते थे, और इसको तो हम लोग गोद में खिलाते थे। आज ये हम लोगों से डोमिनेंट कैसे हो गई। लेकिन अभी तो उनकी मूवियों में ऐसी चीजें दिखाई नहीं है। वो देखिए हकीकत कहाँ, हकीकत है ऐसे थोड़ी नहीं है। हकीकत तो हम और आप है एनालिसिस करेंगे,
है ना, कि उस दौर में जाकर के देखे कि वो कंडीशन क्या थी वहां पे। तो ऐसे उनको आयरन लेडी नहीं कहा गया है भाई। आप ही लोगों के समाज में है कि महिलाओं को कितना दबाया जा रहा है कि ऐसा है घर से बाहर मत निकलिए, बाहर हमारा समाज इस तरह से है कि खतरे से खाली नहीं है। किडनैप कर लिया जा रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है, रेप जैसी समस्याएं आ रही है। लड़कियां हैं इसलिए आप बाहर मत जाइए एजुकेशन प्राप्त करने। कि इनका चैलेंज करते हुए कोई बच्ची अगर पढ़ लिख करके आगे आने बढ़ती है तो क्या होगा, वो स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा सारा चीज। बहुत पॉपुलर हुआ था ये, सब समाप्त कर दिया गया। उनका अंतिम जो भाषण उड़ीसा में जो दिया था उन्होंने, अंतिम भाषण 24 अक्टूबर 1984 में उनकी डेथ हुआ है, ठीक है, मर्डर हुआ है। 23 अक्टूबर का उनका जो भाषण है, यानी उनको तो एहसास ये हुआ था उस समय, ये है ना, हाँ, सूचना था कि जो ये कार्यक्रम इन्होंने किया है वो इनको बख्शेंगे नहीं वो, क्योंकि वो अनैतिक हुआ था, बात तो सही है। और ये जब लहर कोई आती है ना, तो लहर है किसी को रोक नहीं पाती है। वो लहर में क्या है, कैसे है, किसका यानी सरोकार हो जाए, किसका नहीं हो पाए, वो सारा चीज है। जैसे मोदी लहर आई थी, तो मोदी लहर में क्या है, ऐसे ऐसे लोग सांसद बन गए, ऐसे ऐसे लोग विधायक बन गए, है ना, जो कि शराबी थे, क्या थे, यानी अंगूठा टेक थे, है ना, यानी जिसको कोई कुछ जानता ही नहीं था। एक लहर का वो दौर था, वो सब लोग यानी सब जीत गए बस। वही वहां पे लहर का वो दौर आया था, इंदिरा गांधी के समय का वो लहर, उसे कहते हैं वायरल होना, कि इसका वीडियो कब यानी अचानक है वायरल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस कुछ मिल जाए, ये वायरल करके उसको यानी सदनाम कर देता है वो। तो वो यानी एक दौर था उस समय का वो। तो इस प्रकार देखिए यहां से क्या हो रहा है, जो तीसरा स्टेज है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां पर क्या होगा, जो बर्थ रेट है आपका ये बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। यानी जो अब तक यानी 30-35 के आसपास चल रहा था, वो डाउन होकर के कितना जाएगा, 15 तक आ जाता है, 18 तक आ जाता है। तो इस तरह से यानी ये आपका बरकरार रहता है। लेकिन वहीं पर देखा जाए डेथ रेट की बात करें हम लोग, डेथ रेट में भी देखिए आपका क्या है, गिरावट ही आपकी है। यहां से आपका देखिए डाउन हो रहा है, फिर यहां से आपका पैरेलल हो जाता है, ठीक। अब इसका देखिए परिणाम क्या है, दोनों के बीच का अंतर देखिएगा ये, कि शुरुआती दौर में आपका देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ है यानी बहुत ही कम, यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा। अब चूंकि बेस आपका इतना ज्यादा हो गया था कि यहाँ पर देखिए जनसंख्या विस्फोट आपका बना रहा, लेकिन इधर क्या धीरे धीरे आपका कंट्रोल हो रहा है। तो यही कारण है कि जो आपका दूसरा फेज और तीसरा फेज है आपका ये जनसंख्या विस्फोट को ही दर्शाता है। ये मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड स्टेज का जो प्रारंभिक अवस्था है, जनसंख्या ग्रोथ रेट बहुत कम है, लेकिन बाद में देखिए उसी में क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसी तरह से जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज के प्रारंभिक अवस्था में जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से है, और लेकिन जो अंतिम स्टेज में क्या हो जा रहा है, वहां पे बहुत ही कम हो जाता है ना। ये ग्राफ आपको ये शो यहाँ पे कर रहा है ये, ठीक। तो इस प्रकार ये तीसरी अवस्था, यहां तक की अवस्था को यानी कौन बताते हैं, थॉमसन महोदय यानी ये बता देते हैं। हालांकि 4 ही अवस्था इसमें करना ज्यादा उचित रहता है, 5वीं जबरदस्ती ला करके इसमें किया गया हो, अपवाद के रूप में है वो, ठीक। तो ये जो सेकंड स्टेज है, इसमें क्या होगा, लैटिन अमेरिका,
दक्षिण अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, ये सब इस अवस्था में यानी प्रवेश कर गए थे। थर्ड स्टेज है जो प्रेजेंट टाइम में आपका है, जो विकासशील देश है, वो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गए आपके, कोरिया, इजराइल, पुर्तगाल, ये सब क्या हो रहे हैं, ये थर्ड स्टेज में यानी आ गए हैं। अब थर्ड स्टेज में भी देखिए कई दौर है कि थर्ड स्टेज का प्रारंभिक अवस्था है कि थर्ड स्टेज का अंतिम अवस्था है। ये नहीं, जैसे भारत और पाकिस्तान की बात करें तो थर्ड स्टेज के प्रारंभिक अवस्था में है। ये किसमें है, थर्ड स्टेज के प्रारंभिक अवस्था में है। लेकिन वहीं पर जो पुर्तगाल हो गया आपका, इजराइल हो गया, कोरिया, ये क्या है, थर्ड स्टेज के अंतिम अवस्था में चल रहे हैं। ये ठीक है, तो थर्ड स्टेज ही, तो थर्ड स्टेज में देखा जाता आपका क्या है कि जो अंतिम ये वाला है, यहाँ पर देखिए ग्रोथ रेट क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन इस अवस्था में देखिए क्या है, ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा है। ये तो थर्ड स्टेज को भी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो वर्गों में आपका डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, कि थर्ड स्टेज के पूर्व अवस्था और थर्ड स्टेज के प्रारंभिक अवस्था, है ना, पश्चात अवस्था की बात। फिर इसके बाद चौथा स्टेज आता है, नहीं सबका अलग अलग है कि जो यानी जितना तेजी से ग्रोथ कर जाए। ठीक, जैसे भारत जैसे देश है तो उसको तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया आने में, लेकिन बहुत से देश हैं जहाँ पे छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे सरकार का नियंत्रण बहुत तेजी से है। ये जैसे देखा जाए कि भारत है, बहुत तेजी से आपका क्या है, जो ये वाला काल है तीसरी यानी इस अवस्था में जो चलाया गया था, बहुत तेजी से अगर लागू कर दिया जाता तो आज ये चौथी अवस्था में होता भारत। लेकिन क्या हुआ कि उसका परिणाम देखे क्या हो रहा है कि सरकार का कहने वहां पे अनकंट्रोल हो जाना, गिर जाना। तो ये क्या समस्या के रूप में हुआ ये। ठीक, अपना जो देखिए जो नई जनसंख्या नीति लाई गई है, अब इस पे भी देखिए क्या हो रहा है कि अगर किसी के 2 बच्चे से ज्यादा होंगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा, सरकारी सुविधाओं से यानी वंचित कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग तो कर दिया था इन्होंने, तो सब लोगों को ये लगा कि अच्छा, तो ये देखिए थोड़ा सा पहले विचार करते हैं कि लोगों का रवैया क्या है। ये जैसे कोई अगर नीतियां अगर लागू करते हैं तो एक यानी अपने जो पदाधिकारी होते हैं उनसे देखते हैं कि हमारा समाज इसके बारे में तर्क वितर्क क्या कह रहा है, क्या ये ऐसा चाहती है कि नहीं चाह रही है। तो पता चला कि 2 बच्चे, अब हड़कंप मच गया कि अच्छा जो हमको फ्री का अनाज मिल रहा तो हमारा राशन बंद हो जाएगा। लोगों को तो उसे पता चला 90% परिवार ऐसे थे कि जहां पर क्या है कि आपका ये उनका कटने की बात आई। अब चूंकि सरकार जीत किस पे रही है, खाद्यान्न 5 किलो आज अनाज ही इसी के बल पे तो जीती है ये फ्री का राशन, है ना। तो मतलब क्या होगा कि जब 90% लोगों को ये अनाज मिलेगा ही नहीं तो हमको वोटवा कौन देगा। जो फ्री का अनाज है, जो लालच दिया गया है ना, जिसपे यानी अपना वोट बैंक बनाई हुई है, तो जब उनको मिलेगा ही नहीं, जब उनको वंचित कर दिया जाएगा तो यानी हमारे वोट बैंक से तो बाहर चले गए। तो यही कारण है कि इसको सख्ती से लागू नहीं कर पाई कि ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी की तरह कहीं हमको भी कुर्बानी ना देना पड़ जाए। तो ये सब एनालिसिस किया गया सारा चीज, है ना। इतना ही नहीं, देखिए अभी देखिए आया था थंब वाला लगाने की बात आई, अंगूठा लगाइए, और जिसका अंगूठा नहीं लगेगा उसको क्या करना पड़ेगा कि तुरंत यानी खाद्यान्न सामग्री से वंचित कर दिया जाएगा। अब लगा यानी जो अंगूठा से रिलेटेड इतना ज्यादा भीड़ लगना शुरू हो गया कि शुरुआत में थंब यानी करेक्शन यानी था फ्री था, बाद में उन्होंने फीस रखा,
और इतना ज़्यादा है सर्वर ही उनका डाउन हो गया, ये हाल था ये। और अंततः सरकार को क्या है, ब्रेक लगाना पड़ा, बंद करिए ये सब चीज़ें। इसकी आड़ में क्या है कि सभी कर्मचारी तो उधर ही आने लगे हुए हैं सब चीज़ें। तो बहुत बड़ी एक समस्या हो रही है कि कैसे यानी इसे इतने बड़े नेटवर्क को कैसे सुधारा जाए। यह कि जैसे चल रहा है चलने दीजिए, ज़्यादा इस पर वापो ना करिए ये सब चीज़ें। नहीं तो क्या है कि वो दिन दौर नहीं है कि हमारी सत्ता से कहीं ना हाथ है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, ये देखा जाता है कि हाँ कि कितना यानी वाजिब है कितना नहीं है सब चीज़ें, है ना। तो अब देखिए जो चौथी अवस्था जो आती है ये, यहां पर देखिए क्या होगा कि जो डेथ रेट है आपका, सॉरी बर्थ रेट है, ये और तेजी से क्या होगा आपका, ये गिरना शुरू होता है ये। और वहीं पर देखिए क्या होगा कि ये जो आपका दूसरा है ये यानी अवस्था है। तो देख लीजिए कैसे यानी किस तरह से हुआ कि जो प्रारंभिक अवस्था थी ये और ये अंतिम अवस्था देखिए ये लगभग यानी एक जैसी आ गई। मतलब यहां पर भी देखिए क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट आपका है तेजी से इंक्रीज कर रहा है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि बिल्कुल अगर इधर से चले यानी ये क्या है राइट से सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ है ये, और इधर से देखा जाए आपका कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाए और राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, वो दोनों क्या आपके बराबर चल रहे हैं तरह से। तो इस तरह से यानी ये कंडीशन पे आ गई है। तो 1945 में नो टेस्टिंग, इसी को पुनर्विकसित करते हैं और फिर वहां पे बताते हैं कि इसकी इस अवस्थाओं के बारे में बताते हैं कि यहां से देखिए क्या हो रहा है कि बर्थ रेट डाउन हो रहे हैं, डेथ रेट में भी तेजी से गिरावट आ रही है, और इस तरह से क्या हो रहा है ग्रोथ रेट कैसा हो जा रहा है आपका, ये स्थिर हो जा रहा है। मतलब देखिए क्या है जो पहला वाला है कि उपरोक्त आपका बर्थ रेट डेथ रेट दोनों में अपोजिट, और ग्रोथ रेट में क्या है बिल्कुल वही सेम कंडीशन बनी हुई थी। तो इस प्रकार ये आपका है जो कि अमेरिका यूरोपीय क्षेत्र है ना, ये अवस्था कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अमेरिका में, यूरोपीय देशों में दिखाई दे रही है, ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे काफी तेजी से आपका ये कंडीशन ये है। न्यूजीलैंड हो गया आपका ये, इन सब क्षेत्रों में आपके चौथी अवस्था से संदर्भ में दिखाई देता है। यहीं पर देखिए आगे चल करके कैनिन महोदय जब आएंगे, एडविन कैनिन, ये क्या करते हैं इसी की पांचवी अवस्था। तो पांचवी अवस्था में देखिए क्या हो रहा है कि जनसंख्या कैसी हो जाती है, नकारात्मक है। जनसंख्या क्या हो जा रही है आपकी, नकारात्मक में हो जा रही है। मतलब क्या हो जा रहा है कि बहुत से देश हैं जो हम दो हमारे एक की पॉलिसी पर आ जाते हैं। तब तो और अच्छी बात है। तो उनको कहाँ पैसे होगा, उनको कहाँ इसका मोह ही कहाँ पे है ये, मतलब है बच्चों का उनके साथ लगाव है ही नहीं, वो उनके पास टाइम ही नहीं है वो। हाँ
भाई ममता उनके अंदर जब होगी तब ना, क्यों नहीं है? जब बच्चे को खुद जन्म दी होंगी तब उनके अंदर ममता होगा। बच्चे को तो उन्होंने जन्म दिया ही नहीं। मैक्सिमम सब चल रहा है ये सब चीजें, ठीक है ना, मैक्सिमम वहां पे केवल खानदान के नाम पे लगा लेते हैं कि हाँ कि हमारा ये वंश है, डीएनए उन्ने बस, ठीक है, हाँ, और बाकी सब कोई मतलब नहीं है। ये कहते नहीं, हमारा रंग रूप सौंदर्य है वो सबसे अच्छा है, हमारा स्वास्थ्य है वो सही है, बाकी कोई आगे माने नहीं रखता है वो। तो इस कंडीशन में चल रहा है। अब ये सब देखिए क्या है, ये सब रिसर्च के विषय है कि क्या जो एडिट कैनिन ये बातें जो बता रहे हैं ये प्रासंगिकता है कि नहीं है। ये सब क्या है कि जो देश इस अवस्था में अगर गुजरे हैं कैनिन के अनुसार, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, तो वहां पर क्या है कि इन सब का रिसर्च करिए कि वास्तव में क्या ऐसा है कि नहीं है। अभी कैसे यानी कर सकते हैं आप लोग, जब तक आप वहां पे जाएंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक आपका रिसर्च होगा नहीं। यही कारण क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये आपका ले आई है कि सीधे ये लागू हो गया है कि कैसे कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा सब चीजें। इसका ड्राफ्ट पटवा में भी बनेगा। पचवा का कोई मतलब नहीं है, बस ये कह दिया है ना, ये अपवाद के रूप में है कि कुछ ही देश इस अवस्था में जा रहे हैं वो, बस वही 5वीं करके वो कर देना है, ठीक है, उसके बाद नकारात्मक में है ना। मतलब क्या है कि डेथ रेट आपकी तो डाउन हो रही है ऐसे ही, ठीक है, बर्थ रेट जो आपकी रहेगी, सॉरी हाँ, जो डेथ रेट है आपकी वही रहेगा, बर्थ और ये आपका ये डाउन की तरफ जाएगा। जनसंख्या आपका क्या है नकारात्मक में रहेगी, ठीक, इस तरह से यानी हम दो हमारे एक, यानी मरने वालों की संख्या ज्यादा, ओल्ड एज में होने वालों की संख्या ज्यादा, युवा अवस्था में बहुत ही कम। मतलब बर्थ रेट स्थिर हो जाएगा, डाउन होगा। नहीं, बर्थ रेट आपका रहेगा उसकी तुलना में डेथ रेट की अपेक्षा में क्या होगा, रहेगा तो वही आपका है ना। हाँ, यानी जो यहाँ से देखिए बर्थ रेट आपका जो कि आपका शो कर रही है आपका डाउन हो रहा है, लेकिन डेथ रेट आपका क्या है वो उतना ही आपका बना रहेगा, यानी डबल, यानी मर रहे हैं, जन्म लेने वालों की संख्या कम ही आपकी इस अवस्था में है। इसमें और बताते हैं, डेनमार्क हो गया, जैसे स्वीडन हो गया, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसके एग्जाम्पल ये हैं। डेनमार्क हो गया, ये उस अवस्था में कैनिन महोदय बता रहे हैं कि जो देश इस अवस्था में पहुंच रहे हैं है ना, यूरोपीय, उनको यानी कहाँ पे शामिल किया जाए, तो उन्हीं के लिए विशेष रूप से कह दिया, ऐसे यानी 5वीं अवस्था की श्रेणी में इनको रख दिया जाए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखें, ये हमारा जो सिद्धांत है क्या बताता है कि कोई भी समाज है हमारा जो औद्योगिक पूर्व की अवस्था है जहाँ पे ग्रामीण है, किस प्रकार वो यानी 4थी और 5वीं अवस्था में देखने को पहुंचने को मिलता है। दोनों का अगर ग्राफ देखा जाए तो यहाँ पे है
ये और यहाँ पे ये देखा जाए दोनों का सेम आ रहा है, बस अंतर क्या है, ये हाई लेवल पे जा रहा है, ये क्या आपका है लो लेवल पे आ रहा है। और इसी के बीच का जो संक्रमण आपका ट्रांजिशन है आपका, ये इसी ट्रांजिशन का यानी अध्ययन करना ही इसे का मूल उद्देश्य होता है ये। और इसी से रिलेटेड हो एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ पर यानी कोई देश किस अवस्था में जा रहा है। अब चूंकि ये परिवर्तन हो रहा है, हर देश, हर राज्य, हर जिला, हर गांव में देखा जाए तो ये अवस्थाएं आपको हर परिवार में देखने को मिलेगा। ये बहुत से परिवार हैं जो कि आज भी हैं कि इस अवस्थाओं में हैं कि जहां पर 8-8, 10-10 बच्चे आप लोग घरों में दिखाई देंगे। उनका जो मूल उद्देश्य है बस क्या है, खेती बाड़ी ही करना है। अशिक्षा वहां पर देखने को मिलेगा। वो इसी तरह से यानी एक बहुत ही लो यानी इस तरह से बैकअप आपको मिलेगा इकोनॉमिकल। और बहुत से ऐसे आप देखेंगे कि जहां पर हम दो हमारे एक हैं, हाई लेवल की सर्विस है, गगनचुंबी इमारतें, जैसे अमिताभ बच्चन को ले लीजिए। अगर परिवार के रूप में देखें, व्यक्तित्व के रूप में आपको क्या मिलेगा, आपको इसी लेवल पे चलेगा। तो कैनन के अनुसार देखा जाए तो क्या आपका वो इसी अवस्था में जा रहे हैं अभी। अभिषेक बच्चन इसका ये, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यवहारिक एग्जाम्पल मतलब देखिए कि आपके समाज में क्या क्या कैसे हो रहा है। इसी को फिर देशों के रूप में देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा देश है किस अवस्था में जाता है ये। तो इस प्रकार देखिए कि ये जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है ये क्या है कि आज के वर्तमान का रिसर्च का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है ये। कि इस पर रिसर्च यानी काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं ये। बस अंतर क्या है, ये किसी क्षेत्र के बारे में है, जैसे कोई है इंडिया के बारे में किया है, कोई है उत्तर प्रदेश के बारे में कह दिया है। अब कोई है उत्तर प्रदेश का कोई जिला ले लिया, जैसे आप प्रयागराज ले लिया। अब कोई क्या है प्रयागराज नहीं लेंगे बल्कि क्या है हम लोग इसका एक तहसील ले लेते हैं। यानी इस तरह पेज की संकल्पना की तरफ जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस प्रकार ये काफी एक संवेदनशील है। आप लोग भी अगर चाहें तो इस पे रिसर्च बढ़िया से कर सकते हैं। सब चीजें रास्ता बहुत ज्यादा इस पे खाली है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी आई है, तो इसका भी देखिए आपका रिपोर्ट आपका जो है वो आपका प्रस्तुत कर दिया गया है, जो कि प्रेजेंट टाइम में आपका है 5-3-3-4 इस फार्मूले पर यानी चल रहा है ये। इसको थोड़ा सा जानते रहिएगा ये क्या चीज है ये, है ना। 5-3-3 और 4 के फार्मूले पर है ये। 5 का देखिए मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग कि जो प्रारंभिक परीक्षा, जो प्रारंभिक क्षेत्र होगा वो क्या होगा बच्चों का, यानी 5 साल का होगा वो, है ना। यानी यहाँ पर क्या होगा कि चौथी साल से यानी 4 साल का जब बच्चा होगा तो उसको क्या होगा स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा वो। अभी तक देखिए क्या होता था कि 6 साल के ऊपर के बच्चों को मिलता था। अभी तक आप किसी भी सरकारी स्कूल में अगर एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो 6 साल से कम बच्चा उसका एडमिशन ले भी नहीं करते थे कि नहीं आप। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें देखिए जब 4 साल का बच्चा हो रहा है, ठीक, तो उस 4 साल के बच्चे में क्या हो रहा है कि नर्सरी में एडमिशन लेता है वो, ठीक। और जब बच्चा वही देखिए 5 साल का हो रहा है तो वहां पर इसको जो एडमिशन मिल रहा है जूनियर केजी, जूनियर केजी। केजी का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है किंडरगार्टन विधि, है ना। किंडरगार्टन मेथड होता है, इसी से आपका एलकेजी यूकेजी जो आता था उसी से आपका ये आया हुआ है ये, ठीक। कि वहां पे इस मेथडोलॉजी से यानी पढ़ाई होती है। फिर आपका है जब तीसरा स्टेज है जब 6 साल का बच्चा हो रहा है तब वहां पर क्या है आपका सीनियर केजी में आ जा रहा है वो। यानी अब पहले दूसरी क्या है देखिए वो उस तरह से वो समाप्त कर दिया जा रहा है एलकेजी यूकेजी। और फिर आपका जब 7 साल का बच्चा जब हो जाता है तो वहां पे स्टैंडर्ड फर्स्ट हो जा रहा है वो, स्टैंडर्ड है फर्स्ट है। तो देखिए वही आपका कि पहले जब आपका देखिए 7 साल में 6 साल के बाद ही एडमिशन हो रहा है, तो 7वें साल में पहली क्लास से हो रहा था प्राइमरी में। तो अब क्या कर दिया कि इसको जो प्राइवेट स्कूल है
जो आपका नर्सरी LKG UKG होता था, तो अब उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस तरह से जोड़ दिया गया कि पहले आपका 4 साल के बच्चे 3 साल के बाद एडमिशन होता है, चौथे साल का तो आपका नर्सरी, और फिर आपका 5 साल में है जूनियर KG, अब 6 साल का होगा सीनियर KG में पहुंच जाता है, और 7वें साल में क्या होगा, स्टैंडर्ड फर्स्ट में आ जाएगा। 8 साल का जो बच्चा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2nd क्लास में आपका ये पहुंच जाएगा। ये स्टैंडर्ड है 2nd में पहुंच जा रहा है। तो इस प्रारंभिक अवस्था जो है ये, इसी को कहा गया है, ये 5 कहा गया है। ये 2nd क्लास का जो बच्चा रहेगा उसका यानी 5वीं तक का ये रहेगा। ये ठीक, फेल ऑल करने के लिए कोई वो नहीं है, आराम से उसको पास कर दिया जाएगा, ज़्यादा बर्डन नहीं देना है। NCF 2005 का पूरा इसमें फॉलो किया जाएगा, किसी बच्चे को मारना नहीं है, उनके साइको को पकड़ना है ना, कि अगर बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक, उनको घर से यानी अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो उसको यानी उनके पेरेंट्स से मिलिए, जा जाकर उनको बुलाइए, इस तरह से मोटिवेट करना, ये सब उद्देश्य यानी रहेगा आपका इसमें। फिर इसके बाद हाँ बिल्कुल सही बात है। जो छोटा बच्चा होता है वो इनोसेंट होता है, वो हाँ, यानी एक सफेद कहते हैं कोरा कागज की तरह होता है, उस पर जो लिख दीजिए वो अमर हो जाता है वो। इसीलिए कहा गया है कि टीचर को साइकोलॉजिस्ट बनने के कहा गया कि उनके मानसिकता को पहचानिए कि किधर की तरफ उनका रुझान हो रहा है ना, कि अगर उनको एक्टिविटी उनकी देखिए किस तरफ की एक्टिविटी जा रही है, अगर उनको ड्राइंग में जाए तो ड्राइंग की तरफ मूव कर दीजिए, पेंटिंग की तरफ जा पेंटिंग की तरफ कर दीजिए, अगर कोई यानी हथकरघा उद्योग की तरफ जा रहा तो उधर यानी मोटिवेट कर दीजिए, हर तरीके से उनको यानी उस कोरे कागज पर जैसा हो ऐसा कर दीजिए। तो इसी को यानी 5 कर दिया गया है, 8 साल के 4 से लेकर के 8 साल के बच्चों को यानी 1 किया गया है। फिर इसके बाद देखिए तीसरी की बात है, ये 3 सेकंड ये क्या है, तो इस 3 में देखिए क्या बताया जा रहा है कि इसकी बात करें हम लोग कि जब बच्चा 9 ईयर का होता है तब उसको किस में जाना है, आपका 3rd क्लास में है ना। 9 क्लास में किस में जाएगा, वो 3rd में जाएगा। और जब बच्चा 10th क्लास में 10th ईयर का हो रहा है तब वो किस में जाएगा, आपका वो 4th में है। और जब 11 का ये हो रहा तब किस में जा रहा है, ये आपका ये 5th में जा रहा है। तो 3 आपका ये हो गया, मतलब जूनियर लेवल जिसे कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी में देखिए आपका प्री प्राइमरी और एक होगा प्राइमरी, तो दोनों का क्या करेंगे, आगे चल करके भर्ती अलग अलग कर देंगे ये। मतलब क्या होगा कि जो DLED है जिसमें क्या है बच्चों से रिलेटेड, छोटे बच्चों से, शिशु वाला जो है उससे रिलेटेड, तो उसको क्या कर देंगे धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और जो आपका टेट सुपर टेट वाला होता है वो आपका इसमें कर दिया जाएगा। और फिर इसी में एक आपका आएगा अपर प्राइमरी आ जाएगा, फिर आपका इसकी बात आ जाएगी अपर प्राइमरी, ये 3 वाला ये। हालांकि अभी ऐसा किया नहीं गया, आने वाले समय में क्या होगा, ये इस तरह सा सुधार और होने की संभावना रहेगी। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब बच्चा 12 साल का हो रहा है तब किस में जाएगा, वो आपका 6 में चला जाएगा। 13 साल का हो रहा है तब किस में आ जाएगा, वो आपका 7th में आ जाएगा। और जब 14 साल का हो रहा है तब वो किस में आ जाएगा, वो 8 में आ जाएगा। मतलब उसका अपर प्राइमरी लेवल का ये आ जाएगा, ये अपर प्राइमरी लेवल से संबंध में आ जाएगा ये। और जो सेकेंडरी इनका एग्जाम होता है, सेकेंडरी है ना, जैसे सेकेंडरी स्कूल कहते हैं जिसे हम लोग, सीनियर सेकेंडरी, ठीक। तो आपका 9 से लेकर के 12 तक का हो जाता है, वो 4 साल का रहेगा। वो 9th क्लास 10th क्लास का जो बोर्ड है वो समाप्त कर दिया जाएगा, ये बोर्ड अब रहेगा ही नहीं।
है ना, ये समाप्त कर दिया जाएगा आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। मतलब क्या होगा यहाँ से देखिए फिर आपका कि अब देखिए जो बच्चा जो होगा, ये 4 की बात करें कि 15 ईयर का जब हो रहा है तब वो किस में जा रहा है आपका, वो 9th में जा रहा है। वो 16 ईयर का जब है तब किस में जा रहा है, वो 10th में जा रहा है वो। और जब 17 ईयर का है तब किस में जा रहा है, वो 11th में जा रहा है वो। और जब 18 ईयर का हो रहा है तब वो क्या आपका, वो 12th पास कर देगा वो। ठीक, फिर इसके बाद आगे चल करके अब यहीं से देखिए डिसाइड कर दिया जाएगा उसका हायर एजुकेशन की बात कर दिया जाता है। इसकी बात है हायर एजुकेशन की बात कर देते हैं। अब यहां से हाँ एक चीज और है कि इसमें साइंस क्या है, कॉमर्स क्या, आर्ट है, सब हटा दिया जा रहा है सब, है ना। मतलब बच्चे की चॉइस के ऊपर है। जो बच्चा चाहे जब भी यानी जो भी विषय पढ़ना चाहे वो आसानी से पढ़ सकता है। कोई कहे कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है पढ़िए, लेकिन फिजिक्स के साथ दूसरा कहेगा मुझे हिंदी पढ़ना है, तो बिल्कुल आप शौक से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा मुझे मैथ पढ़ना है, ठीक है पढ़िए। कोई कहेगा कि मुझे मैथ के साथ संस्कृत पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अपनी इच्छा के अनुसार उसको आप चूज कर सकते हैं। बर्डन यानी सारा समाप्त कर दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए दूसरा क्या कर दिया गया है कि बोर्ड हटा करके सबको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। ठीक है ना, सबको क्या कर दिया गया है, सेमेस्टर वाइज बना दिया गया है। मतलब कि अब 2 सेमेस्टर में एग्जाम होगा और उसमें क्या होगा, 2 पार्ट में कोर्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। 6 महीने में आधा पार्ट होगा, 6 महीने में आधा होगा। मतलब क्या होगा कि जो टीचर इस तरह से करते थे कि ठीक है आधा अधूरा कोर्स पढ़ा देते थे, अब उनके पास पूरी जिम्मेदारी हो जाएगी, पूरे कोर्स को हर हाल में उनको पढ़ाना है वो, है ना। कि हाँ 6 महीने में आपने इतना पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सेकेंड ईयर में तब आगे 6 में इतना पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ये स्कूल है सबके लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा ये, है ना। टीचरों के लिए तो विशेष तौर से, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो है लोगों में भावना है कि टीचर आते ही नहीं है। तो जब टीचर आते ही नहीं तो हम काहे भेजें। तो टीचर को वहां पर हर तरीके से क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा पूरा का पूरा वो, कि आप बायोमेट्रिक यानी सिस्टम लागू कर दिया गया है। सब धीरे धीरे सब कर दिया गया है। प्राइमरी में भी नहीं हो पाया था, उसके लिए मूवमेंट चल गया था। और बाकी और सब जो 10th 12th वाले में सब में बायोमेट्रिक जगह जगह पे लग गए हैं। वो कुछ ये जहाँ पे जो कि बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र वहां पे नहीं लगा, बाकी मैक्सिमम जगह पे सब बायोमेट्रिक लग गया है सिस्टम। यानी आना है जब आप बायोमेट्रिक लगाएंगे तभी आपका यानी आने का जो अटेंडेंस है आपका वो माना जाएगा। और फिर जाते समय फिर लगाना है, ये नहीं कि है। जैसे जब आप आ रहे हैं एंट्री कर रहे हैं कॉलेज में तुरंत हम लगाइए, और जब जा रहे हैं तब, तो इससे पता चल जाएगा आप यानी 5 घंटे या 6 घंटे जब भी है तब तक आप विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप उपस्थित है। जब आप विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित रहेंगे तो कितना भी सोचेंगे कि जब आए हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ा ही दे, तो वहां पे आपकी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो ये चीजें यहाँ पे किया गया। फिर इसके बाद देखिए आगे चल करके जो ग्रेजुएशन है, वो यहां से क्या है 4th ईयर का कर दिया गया है। 4th ईयर का कर दिया गया है। अब इसको यानी 2 तरीके से डिवाइड कर गया है। एक है आपका 3rd ईयर, एक है आपका 4th ईयर। कि एक आपका इसमें डिप्लोमा की बात करते हैं लोग, इसकी बात कर रहे हैं डिप्लोमा, कि अगर कोई 3rd ईयर तक यानी जैसे 1st ईयर जैसे 1 साल का कोई कर रहा है तो उसको 1 साल का डिप्लोमा मिल रहा है, और कोई 2 साल का कर रहा है तो उसको 2 साल का हाँ डिप्लोमा, हाँ शोध वाला से रिलेटेड है ना। तो इस तरह से इसको यानी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले साल में सर्टिफिकेट है, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में जाकर के डिग्री से रिलेटेड है। ठीक, एक में आपका है सर्टिफिकेट है, दूसरे में आपका है डिप्लोमा मिल रहा है केवल, और जो तीसरा है आपका एक से मिल रहा है डिग्री मिल रही है आपको, ग्रेजुएशन की डिग्री। अब ये डिग्री है आपको देखिए उस एग्जाम में जाकर के आप बैठ सकते हैं जहां पर आपको ये दिया जाता है कि अब आप कोई वनडे से रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हैं, जहाँ पे BA ग्रेजुएशन या BSc यानी आपको मांगा गया हो,
जैसे सिविल सर्विसेज है, IAS PCS का एग्जाम देना है तो 3 साल की डिग्री लेकर के आप दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई चौथे साल का अगर करता है 4th ईयर का, तब उसको क्या है आपका वो रिसर्च के लिए अवेलेबल मान लिया जाता है। यानी जो 3 साल का अगर कोई डिग्री लिया है और सोचे 3 साल के डिग्री के बाद वो MA कर ले, वो नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4th ईयर का उसको करना जरूरी है वो, ठीक। और यहाँ पर जब सिर्फ 4th ईयर का अगर कर लिया है तो उसके लिए क्या होगा, फिर ये सारे दरवाजे आपके बंद हो जाएंगे। कोई सिविल का देना चाहे तो वो सिविल में नहीं जा सकता है। ये ध्यान रखना कि अगर आपने 4th ईयर का ग्रेजुएशन किया है तो आगे 1 साल का MA कर लीजिए, PG कर लीजिए। PG केवल 1 साल का रहेगा, फिर उसके बाद 1 साल का PG कर लीजिए और उस PG के बाद क्या करना है, फिर आपको सीधे आप रिसर्च में जाइए और रिसर्च करके हायर एजुकेशन की तरफ आप करिए, ठीक। हायर एजुकेशन का अगर देना है या PhD किसी को करना है तो PG करके आपको क्या कर सकते हो, वो आपका PhD कर सकता है आसानी से। यानी PG का रास्ता भी है, PhD का भी रास्ता यानी बहुत आसान कर दिया गया है। ये एजुकेशन पॉलिसी की तहत है। जो असमानताएं थी टीचरों के अंदर है कि मैं साइंस का टीचर हूं, मैं मैथ का टीचर हूं, मैं हिंदी का टीचर हूं, ज्योग्राफी का है ना, तो ये चीजें क्या है कि एक कॉमर्स हो गया, एक साइंस हो गया, एक आर्ट, ये यानी मतभेद अब समाप्त कर दिया गया है पूरा, कि अब सब लेवल यानी बराबर कर दिया गया है कि यानी कोई साइंस ना रहा, कोई यानी मैथ नहीं रहा, कोई यानी आपका कॉमर्स नहीं रहा, कोई आर्ट नहीं रहा है, कि मतलब आपका ये समाप्त ही कर दिया गया ग्रेजुएशन में। तो इस तरह से कोई इस तरह से लेवल रहा ही नहीं, विश्व में हर जगह पे लागू किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसी के तहत यानी पूरा कार्य ही करता है। और ये भारत में लखनऊ विश्वविद्यालय है, भारत का पहला जो है उत्तर प्रदेश का, उसने इसको अप्लाई कर दिया, लागू कर दिया है। और पूर्वांचल जौनपुर में इसको लागू कर दिया है। मैक्सिमम धीरे धीरे कॉलेज देख करके क्या है इसको लागू कर दिया। सब जगह पे है, सेमेस्टर वाइज हर जगह पे है। ये अमेरिका में है, पूरा सब चल रहा है, सब चीजें है ना, डेवलपड कंट्री है, सब जगह पे इसी एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरा का पूरा वो काम करता है। ये नहीं, अब नहीं, अब तो बिल्कुल, अब तो है ये हमारे यहाँ पे जो आ गया है ऐसा हम तो नहीं और देश में ऐसा क्या है ये जो अभी हम जो लागू किए हैं, हाँ, तो भारत का प्रदेश है। नहीं, विश्व में और भी जगह है। अब ये इसको हम भारत में ही यानी इसको इस तरह से लागू करने जा रहे हैं, ठीक। ये कहीं और से नहीं बन के आई है, ये विश्व के अन्य देशों में ये सब चल रही है, सब इस तरह से कि वहां पर क्या है, हाँ, उसी के मॉडल को ला करके हम लोगों ने प्रतिस्थापित कर लिया है ये, ठीक। अब चूंकि सरकार की है, देखिए योजना NEP, तो अगर सरकार ने कोई चीज अगर कह दिया है कि ताली बजाइए तो ताली बजा देंगे, दिया जलाइए दिया जला देंगे, NEP लागू करे तो NEP लागू कर दीजिए, तो तुरंत यानी वो तुरंत लागू कर दिया। मैक्सिमम सबके सब जितने भी कॉलेज हैं फटाफट इसको यानी प्रतिस्थापित कर दिए। हाँ, B.Ed 1 साल का हो जाएगा, ये सब चीजें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, फ्लॉप इतने जल्दी नहीं होने पाएगा ये, क्योंकि नहीं, मोदी क्या कोई भी रहेगा, लोगों को डीएलएड करवाए, ठीक है, 18 महीने कोर्स, ठीक है, अंत में वही NCT मान्यता दिया जो बात